जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी कक्षा 12 आपका जो अर्थशास्त्र है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। सभी बोर्ड के लिए है। देखिए, यदि आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, यदि आपका एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए, आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, यूपी से लेकर आप किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अब आपका यहाँ से आ गया पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपका जो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ज़्यादातर 5 साल, 6 साल, मेन कहें तो लास्ट 10 वर्ष तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वह सभी क्वेश्चन है जो 10 वर्षों से लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर यूपी बोर्ड की बात करें एक तरह से तो टोटल 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में किसी ना किसी सेट में यह सब क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड से वहां भी जितने सेट बनते हैं उन सेट में से किसी ना किसी सेट में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सेट क्या होता है, सेट के बारे में आप जानते हैं। जैसे 302 ए बी, ए जेड बी एस ऐसे लिखा नहीं होता है, तो वो सब उसी को सेट बोलते हैं। जब मॉडल पेपर कराऊंगा आपके लिए तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है या जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का यह पूर्ण रूप होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए ऐसा कौन सा तरीका है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्त विधि सही नहीं है। तो यदि पूछ ले कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सा जो तरीका हुआ सही है, तो उत्पादन विधि सही है, आय विधि सही है, व्यय विधि सही है, लेकिन वित्त विधि सही नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक, तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट यानी यह क्या है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल व्यय माइनस कुल आय ही आपका क्या होता है, राजकोषीय घाटा, जिसे इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सीपीआई का अर्थ है, सीपीआई का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस, सी से कंज्यूमर, पी से प्राइस, ई से आई से इंडेक्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, मुद्रा स्फीति। इसमें क्या है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है। करा मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। इन्फ्लेशन के समय जब भी मुद्रा स्फीति होता है तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वह घटती है, क्रय शक्ति। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक शब्द आता क्या है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, क्रय, एक शब्द आता है विक्रय। विक्रय, तो क्रय मतलब जैसे होता है कि कोई चीज लेना, विक्रय मतलब कोई चीज बेचना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां है, केंद्रीय बैंक आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। यानी जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य होता है नोट छापना, यानी नोट, पैसा, नोट को छापना किसका कार्य होता है, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां है, भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। भारत में जो मौद्रिक नीति है यानी मॉनेटरी पॉलिसी, यह कौन बनाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, आरबीआई बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? चालू खाता जो होता है वह घाटा कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयात निर्यात। अब देखिए इसको समझना है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, चिन्ह लगा है आयात, यानी जब निर्यात से बड़ा आयात हो तो उस समय चालू खाता घाटा होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ने वाला नगद, नगद यानी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ने वाला जो नगद होता है उसी को क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, केन्स का सिद्धांत किससे संबंधित? जो केन्स का सिद्धांत है यह किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मांग और रोजगार। केन्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मांग और रोजगार से। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्वेश्चन नंबर, भारत में आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब शुरू हुए? भारत में आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, जो हरित क्रांति है वह कृषि से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों। आप आर्ट्स के छात्र हैं, यानी जो आप आर्ट साइंस लिए हैं, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, तो देखिए आपके राजनीति शास्त्र में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे राजनीति में भी यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? जो नीति आयोग है उसका गठन कब हुआ? तो देखिए 2015 में, 1 जनवरी 2015। पहले क्या चलता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाकर नीति आयोग बनाया 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। जो योजना आयोग बना था वह 1950 में बना था, लेकिन मोदी जी ने 2015 में इसे नीति आयोग बना दिया। अब देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी रेखा पावर्टी लाइन निर्धारण में मुख्य मानदंड क्या है? यानी जो गरीबी रेखा पावर्टी लाइन है, गरीबी रेखा निर्धारण में मुख्य मानदंड, गरीबी रेखा पावर्टी लाइन निर्धारण में मुख्य मानदंड क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आय स्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेरोजगारी का कौन सा प्रकार ग्रामीण भारत में अधिक पाया जाए? बेरोजगारी का ऐसा कौन सा प्रकार है जो ग्रामीण गांव भारत के गांव में, यानी बेरोजगारी का कौन सा प्रकार ग्रामीण भारत में यानी भारत में गांव में पाया जाता है? बेरोजगारी का ऐसा कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जो काम हमें मौसम पर मिलते हैं, मौसम के समय मिलते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी। जैसे धान लगाना बरसात में लगा सकते हैं, गेहूं काटना गर्मी में काट सकते हैं। तो जिसको काम लेना है गेहूं काटने का तो वह गर्मी अगोरेगा, फिर कोई धंधा जो उसका कर रहा है वो भी गर्मी अगोरेगा। तो यह मौसमी बेरोजगार है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान भारत में लगभग, यानी सेवा क्षेत्र में जो जीडीपी का योगदान है भारत में लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 55% है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया जो योजना है कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2014 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रतिदिन सुबह वीडियो आएगा और आप अपना देख सकते हैं।
तो आप प्रतिदिन वीडियो पाना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2005 में शुरू हुई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा नाम क्या है? जो 2005 में एक ग्रामीण योजना शुरू हुई थी जिसे क्या कहते हैं, गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह इसमें क्या होता था कि 100 दिनों के लिए कोई भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिल रहा है उसको काम दिया जाता था। इसे क्या कहा जाता है? तो मनरेगा। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मनरेगा। मनरेगा इसे कहा गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में योजना आयोग को किससे बदला गया? तो भारत में योजना आयोग को किससे बदला गया? नीति आयोग से बदला गया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में, योजना आयोग की स्थापना 1950 में। तो पहले योजना आयोग था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को इसे क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया गया। तो किससे बदला गया? तो योजना आयोग से बदला गया। किसको? योजना आयोग को किससे बदला गया? तो नीति आयोग से बदला गया। तो नीति आयोग था, तो योजना आयोग को किससे बदला गया? नीति आयोग से। क्योंकि जब नीति आयोग आया तो योजना आयोग हट गया। क्वेश्चन नंबर अगला है 20, आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस कितने वर्षों में की जाती है? जो आर्थिक जनगणना है, इकोनॉमिक सेंसस, यह कितने वर्षों में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, हर 5 साल में। कितने? हर 5 साल में। आर्थिक जनगणना, यदि कह दे कि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है तो 10 वर्षों में। आर्थिक जनगणना पूछेगा तो 5 वर्षों में। ठीक है दोस्तों। आर्थिक जनगणना मतलब किसके पास कितना पैसा है, कैसे कितना बचत है, तो ये सब आर्थिक जनगणना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है 2025 तक, यानी अब तक? भारत का ऐसा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा? यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका 2025 तक ऐसा है कि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, यानी सबसे ज्यादा व्यापार यही सबसे करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप आईएएस यूपीएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम, आईएएस पीसीएस, रेलवे, पुलिस दरोगा, ऐसा कोई भी एग्जाम होता है, यह सभी क्वेश्चन वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी यदि आप इन सभी को पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी परीक्षा देंगे आपको यही सब क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन आपको वहां भी पढ़ना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, विश्वास नहीं, तो आप कोई भी उठाकर बड़े बड़े किताब, सीरीज, वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी परीक्षा आप अपने जीवन में देंगे, यहाँ पर वह सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 2014 की तुलना में 2020 में, यानी जो बिजनेस है वह जो इसका रैंक 2014 में था, तो अब 2020 में कितना हुआ है? क्या गिरा है? क्या समान रही, उसी तरह रही, क्या समाप्त हो गया? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुधरी है। 2014 की तुलना में 2020 में जो आपका बिजनेस है उसमें सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों, यह हर परीक्षा में आपको काम आएगा। आप आगे चलकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, गारंटी इन्हीं सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ भी यही क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है और आगे भी इम्पोर्टेंट है। तो समझ लीजिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं वह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? जो स्टार्टअप इंडिया है इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नई कंपनियों को प्रोत्साहन, यानी नई कंपनियों को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। किसका? स्टार्टअप इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऐसा कौन है जो बजट प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, वित्त मंत्री क्या करते हैं? बजट प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी
तय कौन करता है? भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, उसको कौन तय करता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीएसीपी, सीएसीपी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात है? जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी भागे नॉमिनल जीडीपी भागे रियल जीडीपी गुणे 100। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन आपका, डिस इन्वेस्टमेंट का अर्थ है। डिस इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरकारी संपत्ति बेचना। सरकारी संपत्ति बेचना ही क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास सूचांक HDI में मुख्य घटक कौन सा नहीं है? मुख्य घटक कौन सा नहीं? करा कि जो मानव विकास सूचांक HDI है उसमें मुख्य घटक कौन सा है जो कौन सा नहीं है? तो रोजगार स्तर नहीं है। क्या है? तो शिक्षा स्तर है, आय स्तर है, जीवन प्रत्याशा है किसमें? मानव सूचांक में, HDI में। लेकिन रोजगार स्तर नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में एफडीआई का पूरा नाम क्या है? भारत में जो एफडीआई है इसका पूरा नाम, यानी एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है अमित स्टडी सेंटर 99। ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है? अमित स्टडी सेंटर 99। ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्टकट में लिख दिया। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और आपको किसी भी कमेंट करना। कमेंट क्या करना है? वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए कमेंट कीजिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो कमेंट कीजिए, किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। मतलब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना? तैयारी करना, करते रहना। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप कितना भी गरीब है, कितनी भी समस्या से चल रहे हैं, यदि आप शिक्षा का ग्रहण कर लेते हैं, शिक्षा पढ़ लेते हैं, आप डिग्री ले लेते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से ज्ञान ले लेते हैं, तो आप अपने जीवन में कहीं भी जाकर सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने पढ़ाई नहीं किया, आप कर लेते हैं तो हर रास्ता खुल जाता है ना, नहीं करेंगे तो कहाँ से हर रास्ता खुलेगा? तो पैसा का बहुत ही अच्छा साधन शिक्षा होता है। समय लगता है लेकिन आपको एक अच्छा जीवन, एक अच्छा इंसान बना देता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना। अभी आपका बोर्ड एग्जाम थोड़ा दूर है, थोड़ा आपके पास समय है तो आप क्या कीजिए, 3 से 4 घंटे कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 3 से 4 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना है। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन किसी कारणवश कोई बीमार हो गया, कोई बर्थडे है, शादी विवाह है, किसी समस्या में आप पड़ गए, आप ही बीमार हो गए, कोई आपके फैमिली बीमार हो, कोई समस्या है, 2 दिन 3 दिन ना पढ़े तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन किसी चीज के लिए नहीं लेना है। आपको आराम से धैर्य रखकर पढ़ना है। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, तो आप टॉपर जरूर बनेंगे। ऐसा नहीं है किसी के कहने से, किसी के बताने से कि ये पढ़ लीजिए टॉपर बन जाओगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बिना पढ़े करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, ये सब कहने की बातें हैं। कहने से नहीं होता है। कोई चीज क्या करना पड़ता है? किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आपका देखिए, आपका कितना 5 सब्जेक्ट होगा। अब आपको अगला वीडियो जो चाहिए वो किस सब्जेक्ट पर चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए लाऊंगा। देखिए, मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको बताऊंगा उन क्वेश्चन को समझाकर। तो मैंने आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराया है। कितना? 30 क्वेश्चन। यूपी बोर्ड में बात की जाए तो 10 क्वेश्चन, यानी 1 गुणे 10 बराबर कितना होता है? 10। एक एक नंबर के टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बने। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।